बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 15। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर ए लाइन। टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। अगर कोई लाइन किसी पर्टिकुलर प्लेन पे लाई करता है तो उसका क्या कंडीशन है। हमारे पास कोई प्लेन है और कोई लाइन है। अगर मैं बोलूं कि कोई एक लाइन है, जैसे वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, मान लो कि हमारे पास एक लाइन दे रखा है r इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये क्या हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन है। एंड एक हमारे पास प्लेन है आर वेक्टर डॉट एन इज इक्वल्स टू डी। ये प्लेन का इक्वेशन। अब मैं बोलूं कि इफ द लाइन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लाइज इन द प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी, तो क्या होगा। पहला कंडीशन ये होगा कि जो लाइन के पैरेलल वेक्टर है, लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर, ठीक है। और जो प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो ज़ीरो होगा। ये तो हो गया पहला कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होगा, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। अब बात को सुनना ध्यान से, ये जो दो कंडीशन मैंने लिखा है ना, एज सच याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है। अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें कंसेप्ट समझना है कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन गिवन हो, ठीक है, ये लाइन गिवन हो और एक प्लेन गिवन हो, और क्वेश्चन में क्या है कि ये जो लाइन है ना इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब कि ये लाइन कंप्लीटली लाई कर रहा है, कि मतलब कि कुछ ऐसा है, ये हमारे पास प्लेन है और ये लाइन है इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो कंडीशन क्या होगा, एक तो ये कंडीशन होगा, मतलब कि लाइन के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। फिर ए वेक्टर क्या है हमारे पास, लाइन पे फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और जो प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट डी के इक्वल होगा। याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, जो अभी समझा रहा हूँ उसको समझना है। ये दोनों कंडीशन कहाँ से आया। अगर ये लाइन इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इस प्लेन के ऊपर लाई करेंगे, पहली बात। अब इसका ये मतलब है कि हमारे पास लाइन क्या गिवन है, लाइन हमारे पास गिवन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अगर मैं बोलूं कि इस लाइन पर किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो इस लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अगर मैं बोलूं पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही होगा ना, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन है इस प्लेन पर लाई कर रहा है, इस प्लेन पर लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या कि इस लाइन का हर एक पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हमारा लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, यही है ना हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। तो आर की जगह क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। तो यहाँ से मल्टीप्लाई, ये डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट एन वेक्टर, ठीक है,
प्लस लैम्डा बी डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट तो एक स्केलर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एक स्केलर लिखा हुआ है, ये एक तो नंबर लिखा हुआ है ना, ये तो वेक्टर है नहीं, ये भी हमारा एक स्केलर है। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड भी 0 होगा। तो राइट हैंड साइड 0 कब होगा? राइट हैंड साइड 0 तभी होगा ना जब ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी, एक तो ये 0 हो जाए और क्या हो जाए, एंड बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर ये 0 हो जाए। तो बस यहाँ से कंडीशन आ गया, ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी एंड बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब अगर तुम ये कंडीशन याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। क्यों? बिकॉज तुम्हें सिर्फ ये कंसेप्ट समझना है, रटना नहीं है। मैंने क्या बोला कि 3D में फॉर्मूला तो रटने हैं बट लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूला रटना है। अब बाकी ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ ना, ये सब इसका कंसेप्ट समझना है। कितने फॉर्मूला रटोगे? फॉर्मूला तो बहुत बन जाएंगे ना, तो सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट समझना है। ये कहाँ से आया याद कर सकते हो, अच्छी बात है, बट तुम्हें ये समझना है कि अगर मैं बोलूँ कि कोई भी लाइन एक प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, अगर लाइन का मैंने इक्वेशन दे दिया वेक्टर फॉर्म में, प्लेन का इक्वेशन भी दे दिया वेक्टर फॉर्म में, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन है इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब कि इस लाइन के किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने डाल दिया, डालने के बाद ये दो कंडीशन आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म में, सॉरी वेक्टर फॉर्म में, जब लाइन भी हमारा वेक्टर फॉर्म में गिवन था और प्लेन भी हमारा वेक्टर फॉर्म में गिवन था। अब आते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में। एक ही बात है, जब वेक्टर फॉर्म में हो गया तो कार्टेशियन फॉर्म में भी मान लो कि हमारे पास लाइन का इक्वेशन ऐसे दे रखा है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। ये तो लाइन का इक्वेशन दे रखा है, एंड प्लेन का इक्वेशन ये दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं बोलूँ कि ये जो लाइन है कंप्लीटली इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो क्या कंडीशन होगा? एक तो सिंपल सी बात है कि तुम प्रूफ कर सकते हो, लॉजिकली प्रूफ कर सकते हो। दूसरा, अगर तुम्हें ये याद है तो उस पर बस कंडीशन लगा दो। कंडीशन क्या है? ए वेक्टर क्या होगा बताओ? जो लाइन पे फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। तो लाइन पे फिक्स पॉइंट क्या है हमारा? x1 y1 z1। तो ए वेक्टर क्या बन जाएगा? ए वेक्टर हमारा बन जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बी वेक्टर क्या बनेगा? बी मतलब कि जो लाइन के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखा है? lmn। तो बी वेक्टर क्या बनेगा? li कैप mj कैप nk कैप। ठीक है, अब प्लेन पर आ जाओ। प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर तुम्हें ये वाला कंडीशन याद है तब तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो ए डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। तो ए वेक्टर क्या है? एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप डॉट एन। एन क्या हमारे पास? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल्स टू डी। तो पहला कंडीशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी जेड वन इज इक्वल्स टू डी। ये तो आ गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा? दूसरा ये कंडीशन होगा कि बी डॉट एन वेक्टर क्या है? बी डॉट एन वेक्टर, बी डॉट एन वेक्टर हमारा क्या होगा? ज़ीरो वेक्टर। बी हमारे पास क्या है? एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप डॉट एन। एन वेक्टर क्या हमारा? ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरा कंडीशन आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि अगर तुम्हें ये इक्वेशन याद है, मतलब ये दोनों अगर कंडीशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है। क्योंकि अगर नहीं याद होगा तो तुम क्या करोगे, इसके रिगार्डिंग कंसेप्ट खोजोगे कि कैसे हम सॉल्व करें। ये तो मैंने क्या किया, इस दो इक्वेशन को देख के लिख दिया। ठीक है, अगर हमें ये आ गया हमारा कंडीशन, एक ये कंडीशन एक ये कंडीशन। अब अगर नहीं याद है तो फिर हम क्या करते, हम ऐसे सोचते कि हमारे पास लाइन का इक्वेशन क्या है, ऐसे x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, और ये हो गया z माइनस जेड वन अपॉन एन। ये तो लाइन का इक्वेशन है। एंड प्लेन का इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मुझे बोला जाता है कि ये जो लाइन है कंप्लीटली इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो फिर मैं क्या सोचता, मैं ये सोचता कि इस लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा एल, y1 प्लस लैम्डा एम, ये हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट। रैंडम पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस लैम्डा एम, एंड z क्या हो जाएगा, z1 प्लस लैम्डा एन। मतलब किसी भी रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर हमने p बोला तो वो हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा एल, ये हो जाएगा y1 प्लस लैम्डा एम एंड z1 प्लस लैम्डा एन। अब ये जो पॉइंट p है ना, इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो प्लेन में डाल देती है पॉइंट a। x की जगह क्या डालेंगे, x1 प्लस लैम्डा एल प्लस बी, y की जगह क्या डालेंगे, y1 प्लस लैम्डा एम प्लस सी, और z की जगह क्या डालेंगे, z1 प्लस लैम्डा एन प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ऐसे डाल देंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस लैम्डा, कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। ठीक है, प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ऐसे हो गया ना, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी प्लस लैम्डा ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल्स टू 0। अब ये कब पॉसिबल है, जब ये 0 हो, मतलब कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी ये 0 हो, एंड साथ में कब क्या 0 हो, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। तो यही आ गया, कंडीशन आ गया। इसमें हमें कुछ तो कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत तो पड़ी नहीं, सिंपल लॉजिक से निकाल लिया। यही तो कंडीशन आया था ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे इज इक्वल्स टू डी आ रहा है, एक कंडीशन ये आ रहा है प्लस डी, बट यहाँ पे होना क्या चाहिए, ठीक है यही कंडीशन है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो ये आया था, डी हमारा क्या था राइट हैंड साइड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डी है क्या हमारा कांस्टेंट है ना, डी हमारा कांस्टेंट है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो माइनस डी बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी। अब माइनस डी भी तो कांस्टेंट है ना, माइनस डी को फिर प्लस डी बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको याद ये रखना है कि हम कर क्या रहे हैं, फॉर्मूला नहीं रटना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस एक प्लेन के साथ कोप्लेनर है, एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम। अब क्या है हमारे पास कि एक प्लेन है, ठीक है, और दो लाइंस है, एक लाइन L1 हो गया, एक लाइन L2 हो गया। जरूरी नहीं कि दोनों पैरेलल हो, ऐसे करके दो लाइन है, इस लाइन को हमने L1 बोल दिया, इस लाइन को हमने L2 बोल दिया। तो हमें क्या करना है कि लाइन L1 और ये लाइन L2 इस प्लेन के साथ को प्लेनर है,
इसका क्या कंडीशन है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या कि हमें प्लेन का इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। और जैसा मैंने बार बार बोला है कि फॉर्मूला एक भी नहीं रटना है, सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट समझना है क्या है। एक हमारे पास लाइन है r इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1, पहला लाइन हो गया, ये फर्स्ट लाइन हो गया। सेकंड लाइन है r इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, ये हमारे पास दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, लैम्डा की जगह यहाँ पे म्यू कर दो। ठीक है, और जो प्लेन है हमारे पास, मान लो कि ये दोनों लाइंस है ना कोप्लेनर है, ये दोनों लाइंस क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर बोलने का मतलब कि दोनों लाइन एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे, इफ द लाइंस 1 and 2 आर कोप्लेनर, अगर ये दोनों लाइन कोप्लेनर हुआ देन ये हो जाएगा आर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि तुम समझोगे कि ये इक्वेशन कैसे मिला। अब मैंने क्या बोला, ठीक है, और जो प्लेन का इक्वेशन होगा ये तो हो गया हमारे पास, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, और जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा ये तो कंडीशन हो गया। नहीं, ये प्लेन का इक्वेशन नहीं हुआ, ये हमारा, ये प्लेन का इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तुम देखो, तुम्हें याद क्या रखना है, अगर मैंने बोला ना कि दो लाइंस आपस में, दो लाइन कोप्लेनर है, ठीक है, मैंने एक ऐसे करके, देखो क्या, एक मैंने प्लेन बना लिया, उस पर मैंने एक लाइन ले लिया ऐसे करके, एक लाइन मान लो कि हमने ऐसे ले लिया, और मैंने क्या बोला है कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है। कोप्लेनर बोलने का मतलब क्या है कि जो दोनों लाइंस है, अच्छा ये डॉट देने का क्या मतलब हो जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगा, इस डॉट का मतलब हो जाएगा कि लाइन ऊपर से जा रहा है फिर पास कर रहा है, तो कोप्लेनर होगा नहीं, फिगर भी कंसिस्टेंट होना चाहिए ना। ये मान लो कि प्लेन है हमारा, एक लाइन कंप्लीटली इसके ऊपर लाई कर रहा है ऐसे करके, एक लाइन दूसरा लाइन कंप्लीटली लाई कर रहा है ऐसे करके, ये लाइन को हमने L1 लाइन बोल दिया, इस लाइन को हमने L2 लाइन बोल दिया। ठीक है, अब जो L1 लाइन का इक्वेशन क्या है, L1 लाइन का इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। L2 लाइन का इक्वेशन क्या है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि L1 लाइन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये a1 है, और L1 जो लाइन है वो इस b1 वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद फिर L2 लाइन पे फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a2 है, और L2 लाइन जो है ये b2 वेक्टर के पैरेलल है, यही मतलब है ना। अब यहाँ पे तुम ऐसे देखो कि L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है, ये b1 वेक्टर, मान लो हमने ऐसे बना लिया। L2 लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है, ये b2 वेक्टर, मान लो हमने ऐसे बना लिया। L1 लाइन पे मान लो कि ये पॉइंट ए है, इसका फिक्स पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर है a1, और ये L2 लाइन पे ये फिक्स पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर है a2। ठीक है, हमें करना क्या है, ठीक है, हमें करना क्या है, एक तो हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है, एक तो हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है कि ये लाइन L1 और L2 इस प्लेन पे लाई कर रहा है, उसका कंडीशन क्या होगा। दूसरा हमें इस प्लेन का इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, तुम ये देखो कि अगर ये दोनों लाइन कोप्लेनर है, इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो एक वेक्टर हमने बना लिया ऐसे करके,
इन दोनों पॉइंट्स को ना हमने ज्वाइन कर लिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट को। तो ये जो हमारा वेक्टर बना ना, ये जो बी ए वेक्टर बना या जो ए बी वेक्टर बना, वो भी इस लाइन पे कोप्लेनर होगा, पहला कंडीशन। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये जो बी टू वेक्टर है ये भी इस लाइन पे कोप्लेनर होगा, और ये जो बी वन वेक्टर है ये भी इस लाइन पे कोप्लेनर होगा। अब इससे पहले हमने कंडीशन क्या पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर नहीं, अगर एक लाइन एक प्लेन पर कोप्लेनर होता है तो फिर कंडीशन क्या होता है, बी डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो और ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। ये पढ़ा है ना हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो ए बी ए वेक्टर होगा, ये जो बी ए वेक्टर होगा ये वेक्टर, ठीक है, और ये जो बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर होगा, बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर क्या होगा, ये तो प्लेन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। बी वन क्रॉस जो बी टू वेक्टर है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, और ये जो बी ए वेक्टर है या ए बी वेक्टर है ये प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, और बी वन क्रॉस बी टू क्या हो जाएगा, प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। तो बी ए वेक्टर का और बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है। तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वन वेक्टर माइनस बी वन वेक्टर, ठीक है, डॉट बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर, ये ज़ीरो हो जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ से बस कंडीशन आ जाएगा ऐसे करके, ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू माइनस बी वन वेक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, ए वन वेक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वन वेक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर। बस यही कंडीशन आ जाएगा। अब इसमें हमने कंसेप्ट क्या यूज़ किया है, बस तुम्हें बस इतना ही याद रखना है। अगर कोई भी दो लाइन कोप्लेनर होगा ना तो बस यही कंसेप्ट यूज़ करना है। कंसेप्ट क्या यूज़ करना है कि इन दोनों लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट प्लेन पर नॉर्मल हो जाएगा, और जो दोनों लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है ना उसको ज्वाइन करोगे, जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर और जो प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर है ये आपस में परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। अब मैं अगर बोलूँ कि प्लेन का इक्वेशन लिखो, इस प्लेन का इक्वेशन लिखो, तो प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए और नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो नॉर्मल वेक्टर तो हमें साफ साफ दिख रहा है, बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर है, और एक फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। हमारे पास यहाँ तो दो दो फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है। एक तो ए पॉइंट ए, ये भी प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका हमें कोऑर्डिनेट का मतलब कि अभी वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर गिवन है ए वन, और बी पॉइंट इसका भी पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिख सकते हो, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, अगर फिक्स पॉइंट ए वन यूज़ करोगे आर वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, ठीक है, डॉट एन वेक्टर लिखते हैं ना, एन की जगह क्या होगा, बी वन क्रॉस बी टू इज इक्वल्स टू जीरो, ये प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। या आर माइनस ए टू वेक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। रटने वाली कहीं कोई बात नहीं है, समझ में आ रही है बात, रटने वाली कहीं, ये दोनों एक ही प्लेन का है, ऐसा नहीं कि दो प्लेन आ गया, ये दोनों को जब सॉल्व करोगे ना तो एक ही प्लेन मिलेगा। रटने वाली कहीं कोई बात नहीं है, सिर्फ समझना है कि क्या किया जा रहा है। दूसरे में आ जाओ, कार्टेशियन फॉर्म में आ जाओ, कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास दो लाइन दे रखा है, एक तो लाइन दे रखा है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम वन, और दे रखा है z माइनस जेड वन अपॉन एन वन। ये तो हो गया पहला लाइन। एंड दूसरा लाइन क्या दे रखा है, x माइनस एक्स टू अपॉन एल टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन एम टू, एंड z माइनस जेड टू अपॉन एन टू। ये दो लाइन दे रखा है। अगर ये दोनों लाइंस को प्लेनर है, अगर ये दोनों, इफ़, इसको हमने लाइन वन बोल दिया, इसको हमने लाइन टू बोल दिया, इफ़ द लाइंस वन एंड टू आर कोप्लेनर,
तुम इस कंडीशन को ना चाहो तो याद कर सकते हो। और ये सब जो है ना वेक्टर फॉर्म, ये सब को ऐसे हटा दो, इसको ऐसा हटा ही दो इसको, मतलब ऐसे मैंने बता दिया, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। रीज़न क्या है कि जब भी तुम्हें कंडीशन निकालने के लिए बोले ना तो तुम सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म पे काम कर लो। वेक्टर फॉर्म जो प्लेन का है ना उसको तुम कन्वर्ट कर दो किस में, कार्टेशियन फॉर्म में। लाइन के इक्वेशन को भी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इस जो कंडीशन अभी लिखने जा रहा हूँ ना, इस कंडीशन को रट्टा मान लो, ये काम आएगा। मतलब ऐसे रट लो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 अपॉन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया कंडीशन अगर लाइन कोप्लेनर है, एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड द equation of the plane containing them is x minus x1 upon y minus y1 z minus z1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 is equals to 0 और x minus x2 y minus y2 z minus z2 अपॉन L1 M1 N1 L2 M2 N2 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे ये दोनों एक ही प्लेन का इक्वेशन है, यहाँ से एक ही प्लेन आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म को हटा दो, तुम सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म, ये वाला जो कंडीशन है ना इसको मेमोराइज कर लो, इसको याद कर लो। और अगर ये याद नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कंसेप्ट समझ जाओ। याद कर लोगे ना तो आसानी हो जाएगी। मतलब एक ही लाइन में तुम क्या करोगे, कंडीशन भी लिख लोगे और साथ में प्लेन का इक्वेशन भी लिख लोगे। अब इसका प्रूफ वगैरह क्या वो देख लो, मतलब ये कहाँ से आया वो देख लो। पहले लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस x1 अपॉन L1। दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 अपॉन M1 और z माइनस z1 अपॉन N1। ये तो हो गया हमारा लाइन 1, x माइनस x2 अपॉन L2, y माइनस y2 अपॉन M2 और ये क्या हो जाएगा, z माइनस z2 अपॉन N2। ये हमारा सेकेंड लाइन का इक्वेशन आ गया। उसके बाद हमने मान लिया कि लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing lines L1 and L2 be ax plus by plus cz प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। हमने एज्यूम कर लिया कि जो प्लेन है इन दोनों लाइंस को जो कंटेन कर रहा है उस प्लेन का ये इक्वेशन है, ठीक है। अब सबसे पहली बात क्या कि ये जो प्लेन है ये x1 y1 और z1, x2 y2 z2, इन दोनों के मतलब ये क्या हमारा लाइन L1 पे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये लाइन L2 पे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और अगर ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इस प्लेन से इस प्लेन पे लाई कर रही है, तो दोनों फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि इस लाइन पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा और इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा और इन दोनों लाइन पर जो पैरेलल वेक्टर होगा उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा कि इस लाइन पे जो पैरेलल वेक्टर है और इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो पहले लाइन के लिए क्या होगा, x1 y1 z1 इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगा, पहला तो कंडीशन ये आ जाएगा cz1 प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। पहले लाइन के जो पैरेलल वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, L1 M1 N1, और जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC। तो ऐसे हो जाएगा AL1 प्लस BM1 प्लस CN1 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा -ax1 प्लस by1 प्लस cz1। इस डी के वैल्यू को इस प्लेन के इक्वेशन में डालो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ax-x1 प्लस by-y1 प्लस cz-z1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। सेम लाइन पे सेकेंड लाइन के लिए क्या हो जाएगा, एक कंडीशन तो ये आ जाएगा ax2 by2 प्लस cz2 प्लस d इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या आ जाएगा al2 प्लस bm2 प्लस cn2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से d का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -ax2 प्लस by2 प्लस cz2। इस d को इस लाइन पे डालोगे, कौन सा दूसरा इस प्लेन पे डालोगे तो कंडीशन क्या आ जाएगा, ax-x2 प्लस by-y2 प्लस cz-z2 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम करो क्या कि मान लो कि हमारे पास जो इक्वेशन बन रहा है उसको तुम ऐसे देखो, ये जो इक्वेशन बना है ना हमारे पास, ये इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन, इससे उसके बाद तुम ये जो इक्वेशन बन रहा है इससे, उसके बाद ये जो इक्वेशन बन रहा है इससे ना तुम तीनों ए बी सी को हटा दो। ठीक है, इन तीनों से इक्वेशन से जब तुम ए बी सी को हटाओगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 अपॉन l1 m1 n1 l2 m2 n2, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगा। अगर ये दोनों लाइन है ना, जो अगर दोनों लाइंस प्लेन के ऊपर लाई करेगा तो ये कंडीशन आ जाएगा। उसके बाद तुम क्या करो कि ये जो हमारे पास कंडीशन बन रहा है ये कंडीशन, ये कंडीशन, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन, इस कंडीशन, इस कंडीशन और इस कंडीशन, इन तीनों से ए बी सी को एलिमिनेट करोगे ना तो फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 l1 m1 n1 l2 m2 n2 इज इक्वल्स टू 0, ये भी आ जाएगा। और तुम ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 l1 m1 n1 l2 m2 n2 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे दोनों एक ही प्लेन का इक्वेशन है, देखने में अलग अलग लग रहा है ना, जब तुम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करोगे और सॉल्व करोगे तो दोनों से एक ही इक्वेशन मिलेगा। ये दो डिफरेंट प्लेन का इक्वेशन नहीं है, ये सेम प्लेन का इक्वेशन है। तो तुम चाहो तो ये जो कार्टेशियन फॉर्म है ना, इसको याद कर सकते हो। वेक्टर फॉर्म को तो मैं बोल रहा हूँ कि सीधे एज सच ही हटा दो, बिल्कुल, बिकॉज जब भी वेक्टर फॉर्म में अगर तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म याद है तो वेक्टर फॉर्म में लाइन के इक्वेशन के जो वेक्टर फॉर्म है ना, इसको कन्वर्ट कर लो कार्टेशियन फॉर्म में, और जो प्लेन का इक्वेशन निकालना है वो तो हमने प्लेन के इक्वेशन को एज्यूम किया है, तो ये प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।